हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। संदीप, धीरज, ओमकार जी, नवनीत, आशुतोष, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। एक कमेंट कर देंगे। रूबी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, नितिन कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, धीरज, पल्लवी, यचिका, अविनाश, सुषमा, गुलफाम, शैलेश, अर्जुन, सभी को नमस्कार। हेमंत जी। अच्छा, एक मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप ये बड़े काम की है आपके लिए। देखो, जो आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, इसी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। एक आपने देखा हो कि एक अपनी अगर आप एप्लीकेशन पे देखेंगे तो एक एग्जाम वाली तैयारी करके एक बैच चलता है अपना। एग्जाम वाली तैयारी वो सबके लिए फ्री होता है। जो भी बच्चा कैरियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करता है वो एग्जाम वाली तैयारी वाला बैच फ्री देख सकता है। तो मैं सुबह को 9 बजे से 10 बजे डेली, अब मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 से सुबह 10 बजे आपको बच्चे में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जो चैप्टर आपके बैच में चल रहा है वही आपको मैं वहां पर करा रहा हूं। आज थोड़ा सा कुछ पावर कट का इशू हो गया था, तो इसलिए मैं 19 क्वेश्चन नहीं करा पाया। 1 घंटे क्लास चलेगी। आज की क्लास केवल 45 मिनट के आसपास चली। तो जो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, इससे कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो आप कल जब वो आए ना क्लास में, तो वो एक क्लास देख लेना, 45 मिनट के आसपास की है। एग्जाम वाली तैयारी में जाना और उसमें फिर फिजिक्स वाले सेक्शन में जाके देख लेना। और अगले अभी मैं इस जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी 2 3 4 पीडीएफ कराऊंगा, तो आपको और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, चलो। तो ये सुबह 9 से 10 चलेगा कैरेबिल एप्लीकेशन पर। बैच कौन सा है जो सबके लिए फ्री है? एग्जाम वाली तैयारी, ऐसा कुछ लिखा होगा। कुछ इंग्लिश में है शायद, कुछ हिंदी में है। एग्जाम वाली तैयारी बैच। चलो, आज बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास के अंदर रेनबो इंद्रधनुष से। रेनबो इंद्रधनुष, ठीक। अच्छा, कल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गुड आफ्टरनून भाई, जो भी बच्चे लिख रहे हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है एग्जाम वाली प्रैक्टिस है। अच्छा, एग्जाम वाली प्रैक्टिस है बच्चा बता रहा, एग्जाम वाली प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने भी उसमें आज पहले दिन ही क्लास ली है, फर्स्ट क्लास थी मेरी। अब आ जाओ। सर आप कौन पढ़ाइएगा इसमें? मैं फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। कोई नहीं, बाद में देख लेना, जिसकी उस समय क्लास हो बाद में देख लेना, ठीक है। चलो बच्चे, जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा कल, तो उसकी 2 कंडीशन आपको याद रखनी थी, ठीक है। एक आपको ध्यान ये रखना था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, लाइट टोटली वापस आ जाए, तो मैंने कल एक कंडीशन बताई थी आपको कि लाइट डेंसर से रेयर, सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट टोटली वापस आ जाए तो एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ऐसी बातें हमने कल टीआईआर में पढ़ी थी। तो यहां तक पिछली क्लास से संबंधित हमने बातें की हैं, एक रिवीजन किया मोटा मोटा सा। अब आते हैं आज की क्लास पर। आज हमारे इंद्रधनुष पर, रेनबो। अच्छा, कोई छोटा बच्चा आपके पास आए और आपसे पूछे भैया ये रेनबो इंद्रधनुष क्या होता है, ये रेनबो क्या बला है? मैंने किसी से सुना, एक छोटा बच्चा आया 4th 5th क्लास का, तो आप उसे कहना बेटा रेनबो पता क्या है? अब क्या सिंपल सा आंसर दोगे एक छोटे बच्चे को? आप ये बोलोगे कि जिस दिन आपको आकाश में एक साथ 7 रंग दिखाई दे, जिस दिन आपको आकाश में एक साथ 7 कलर दिखेंगे, एक साथ 7 रंग दिखाई देंगे, तो आप उसे रेनबो कह देना। यानी जो 7 रंगों का पैटर्न है। अरे भाई ये क्या हो गया? एक वो नहीं होती पीले वाली जो मक्खी होती है, वो जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं भीरड़। ये आ गई गलत जगह, और चलती लाइव क्लास में वैसे आ गई अभी ये। अब लग रहा है इसका आज ये अंतिम दिन है। सबसे पहले इसकी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना क्लास लेनी हो जाएगी भारी। या गेट खोल देते हैं, अगर चली जाए तो किस्मत अच्छी हो। हम्म अरे कमेंट वमेंट नहीं रुक रहे, सब आ रहे कमेंट, ठीक है। हम्म चलो, तो रेनबो क्या बच्चे, अगर आपको एक साथ 7 रंग दिखाई दें तो हम कहेंगे रेनबो।
तो रेनबो के लिए बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? रेनबो के लिए, इंद्रधनुष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो 7 रंगों में टूटनी चाहिए। अच्छा, जब लाइट बच्चे 7 रंगों में स्प्लिट होती है, लाइट जो 7 रंगों में एक साथ टूट जाती है, उसे बच्चे बोलते हैं डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। तो रेनबो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? अगर आपको रेनबो देखना है तो डिस्पर्जन का होना बहुत जरूरी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो डिस्पर्जन है इसके डेफिनेशन लिख लेंगे हम। स्प्लिटिंग अप ऑफ white light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors is called dispersion of light, is called dispersion of light। हिंदी में लिखेंगे सफेद प्रकाश के 7 रंगों में, सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाने की घटना को स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफेद प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो मैंने सुबह कराया था एग्जाम वाली प्रैक्टिस वाले बैच में पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन ये भी आया था कि जो लाइट जो है वो 7 रंगों में जो टूटती है, लाइट का 7 रंगों में टूट जाना, इस घटना को क्या कहते हैं? तो वहां पे आपको ये टिक लगाना था डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर। तो जब ये आ जाए कि लाइट का 7 रंगों में टूटना, या कई बार वो ये भी लिखेगा लाइट का अपने कंपोनेंट्स में, अपने घटकों में टूटना। भाई लाइट के कंपोनेंट 7 रंग की तो हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक बाइक के कंपोनेंट क्या हैं, उसका टायर हो गया, उसका ब्रेक हो गया, उसका हैंडल हो गया, उसका तार हो गया, उसका इंजन हो गया, यानी जब कोई बाइक टूटती है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूट गई। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाइट लाइट का उसके कंपोनेंट में टूटना, यानी कि उसके 7 रंगों में टूटना, इस घटना का नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो अलग चीज है। तो लाइट का उसके कंपोनेंट या 7 रंग आ जाएंगे तो हम बताएंगे डिस्पर्जन। स्कैटरिंग प्रकीर्णन क्या बला है वो उसके ठीक बाद में टॉपिक कराऊंगा, तो अभी के लिए ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज, जब बच्चे रेनबो बनता है तो एक घटना होती है उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो रेनबो बनते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है। और एक जब रेनबो बनता है तो एक घटना होती है रिफ्रैक्शन अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो रेनबो बनते समय 3 घटना याद रखनी है, डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन, ये 3 घटना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जब रेनबो बनेगा तो ये तीनों घटनाएं होंगी भी कि नहीं होंगी, या फर्जी ऐसे लिखवा रहे हो? जब रेनबो बनेगा तो एक डिस्पर्जन होगा, जब रेनबो बनेगा तो एक घटना होगी TIR की, जब रेनबो बनेगा एक घटना होगी रिफ्रैक्शन की। अब मैं आपके सामने रेनबो का पैटर्न बना के दिखाऊंगा, आप उसमें देखेंगे तीनों घटनाएं होती हैं, ठीक है? एक बार इसे उतार लो। देख लिया? चलो अब यहाँ देखो, एक छोटे सा, एक सेकंड रुकेंगे। ये बच्चा कह रहे चली गई, कह रहे चली नहीं गई भाई, ये तो लग रहा तुम्हारी क्लास को पूरा डिस्टर्ब करके रहेगी आज। अभी यहाँ से यहाँ आ गई है और इसने गलती से काट लिया ना, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास हो, मतलब क्लास लाइव नहीं होती तो कुछ ना कुछ करते। अब देखो, एक बच्चे रेनबो में एक चीज ध्यान रखना, इंद्रधनुष आपको तब दिखाई देगा, ये MTS में क्वेश्चन आया था एक बार, ये मल्टीटास्किंग वाला पेपर होता ना ग्रुप डी का,
अगर बारिश आपकी आंखों के सामने हो रही है ना, उस समय सूर्य कहाँ होना चाहिए? आपकी पीठ के पीछे। तो रेनबो देखते समय बारिश और सूर्य बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। ऐसा मान लो इस तरफ बारिश होकर रुकी, तो बारिश होकर रुकेगी तो बच्चे बहुत सारा मॉइस्चर वातावरण के अंदर रुक जाएगा। तो मैंने एक वर्षा की बूंद ले ली है, हालांकि अरबों खरबों रेन ड्रॉप होंगी, अरबों खरबों वर्षा की बूंदें होंगी, लेकिन मैंने एक कंसिडर कर ली कि भाई इधर बारिश होकर रुकी तो इस वातावरण में बहुत सारी वर्षा की बूंदें होंगी, मैंने एक ले ली। अच्छा, पीठ के जो पीछे है यहाँ पे सन है, सूर्य है, ये सूर्य देवता है। अब आपको पता हो, सूर्य से प्रकाश चला, सन से लाइट चली, और सन की लाइट कैसे लाइट होती है? व्हाइट लाइट। अब ये सन की व्हाइट लाइट आके टकराई व्हाइट लाइट, ठीक। अब बच्चे जो सूर्य का प्रकाश आके टकराया है वर्षा की बूंदों पे, ये जो वर्षा की बूंदें होती हैं एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती है, नेचुरल प्रिज्म की तरह। जब प्रिज्म से लाइट गुजरती है 7 रंगों में टूट जाती है, ऐसे रेन ड्रॉप भी एक नेचुरल प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और इस वर्षा की बूंद को 7 रंगों में तोड़ देंगी। और वो 7 रंग कौन से होंगे? आपको पता है कौन से होते हैं? विब ग्योर। तो ये लाइट बच्चे 7 रंगों में टूट गई, लाइट का 7 रंग में टूटना यानी कि डिस्पर्जन हो गया। दूसरा, ये लाइट बच्चे यहां से हवा से कहां गई? पानी की बूंद के अंदर। लाइट कहां गई? हवा से गई वाटर के अंदर। तो लाइट ने मीडियम चेंज किया। तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। कल आपको पढ़ाया था कि लाइट का मीडियम बदलना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहां बड़े ध्यान समझना कि बच्चे लाइट जो है वर्षा की बूंद के अंदर गई, मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्शन हो गया, 7 रंगों में टूट गई तो डिस्पर्जन हो गया। अब यहां बड़े ध्यान समझना बात को। अब जब बच्चे ये जो लाइट जो है ये वर्षा की बूंद से बाहर हवा में निकलने लगेगी तो कौन सी कंडीशन बन रही है? ये कंडीशन बन रही है, लाइट जा रही है पानी से हवा में, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में, सघन से विरल माध्यम में। भाई जब लाइट पानी से हवा में जा रही है तो सघन से विरल माध्यम तो बन रहा है, डेंसर से रेयर। और आप सभी को पता है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, अगर वो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकरा जाए तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मान लो कभी लाइट का तुक्का ऐसा लगा कि लाइट जब पानी से बाहर हवा में जा रही थी, तो मान लो कि लाइट यहां पर पानी और हवा के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनता है 48 डिग्री के आसपास, अगर लाइट बच्चे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकरा जाए, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो अगर लाइट बच्चे यहां पर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई तो लाइट टोटली वापस आ गई, तो ये हो गया TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां से लाइट बाहर निकलेगी, अब अंदर है पानी, बाहर है हवा, लाइट ने फिर से मीडियम चेंज किया, यानी फिर से क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अब जो व्यक्ति यहां अपनी छत पे खड़ा है उसे 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे। तो आपने एक चीज देखी, जिस दिन आपको रेनबो दिखा, ये 7 रंग अलग अलग दिखे, उस दिन एक तो लाइट बच्चे पहले तो हवा से गई पानी में, मीडियम चेंज किया, रिफ्रैक्शन। एक बार लाइट पानी से बाहर हवा में निकलेगी, फिर से मीडियम चेंज किया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार लाइट अंदर जा रही है, एक बार बाहर आ रही है। दूसरा, लाइट 7 रंगों में टूट रही है तो डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, और लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो रही है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है। तो वही तो मैंने आपको लिखवाया था कि जब रेनबो बनता है तो डिस्पर्जन भी होता है, लाइट 7 रंगों में टूटती है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट भी होती है, पूर्ण रूप से परावर्तित भी होती है वर्षा की बूंद के अंदर, और लाइट मीडियम भी चेंज करती है, इसलिए रिफ्रैक्शन भी होता है। तो तीनों घटनाएं हो रही हैं, डिस्पर्जन भी, TIR भी, और ये रिफ्रैक्शन भी। तो आपको तो केवल याद रखना है कि रेनबो बनने के लिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन। ये तो मैंने आपको केवल ऐसे बना के दिखा दिया कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए TIR भी हो रहा है, 7 रंगों में टूट रही है इसलिए डिस्पर्जन भी हो रहा है। इसकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अगली चीज की। आप मुझे बताएंगे, जब आपको रेनबो दिखता है उस रेनबो में वायलेट कलर, बैंगनी रंग नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर दिखता है, या लाल नीचे और बैंगनी सबसे ऊपर? कौन सा सीक्वेंस सही है? रेनबो बनने के लिए लाल रंग सबसे ऊपर होना चाहिए कि सबसे नीचे होना चाहिए? जब आपको रेनबो दिखता है उस रेनबो में लाल रंग सबसे ऊपर होता है कि सबसे नीचे? ये बताओ।
ये बच्चा कह रहा व्हाट इज टी आई आर, पिछली क्लास देख के आओ, मुंह उठा के मत चलाया करो क्लास में। व्हाट इज टी आई आर? 1 घंटा का टी आई आर पढ़ा दिया, टी आई आर ही नहीं पता क्या है। अरे टी आई आर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तुम लोग लाइव क्लास में से चले कैसे आते हो, मतलब किस मुंह से? तुम्हें नहीं पता कि पीछे क्लास देख कर आनी है? बाकी बच्चों का टाइम खराब नहीं करना। देखो ये दोनों सीक्वेंस ठीक है। रेनबो में अगर आपको लाल रंग ऊपर दिखाई दे तो ऐसे रेनबो को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर लाल दिखे नीचे बैंगनी ऊपर से हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो आप कभी रेनबो को ध्यान से देखना, उस रेनबो में बच्चा आपको लाल रंग ऊपर दिखेगा, बैंगनी नीचे। ये बहुत ही, ये होता है अपना प्राइमरी रेनबो। ये बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। लेकिन जो रेनबो आपको आज के बाद दिखे ना कभी, उसके ठीक ऊपर देखना एक हल्का सा बहुत ही डिम सा एक रेनबो और दिखेगा, जिस पर आप ध्यान नहीं देते। उसमें लाल होता है, नीचे बैंगनी होता है, ऊपर उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। इसकी इंटेंसिटी, इसकी चमक बहुत कम होती है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो प्राइमरी रेनबो की होती है बस 10%। यानी जितना ये चमकदार है उसका केवल 10% ही चमकदार होगा सेकेंडरी। इसलिए आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अगर कभी बहुत अच्छा प्राइमरी रेनबो निकल रहा हो, बहुत अच्छा रेनबो आपको दिख रहा हो, उसका थोड़ा सा ऊपर देखना, एक रेनबो आपको और दिखाई देगा जिसमें लाल नीचे और बैंगनी ऊपर होगा, हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। इसमें जो प्राइमरी रेनबो है ये होता है मोर ब्राइट, ये ज्यादा चमकदार होता है। और ये होता है लेस ब्राइट, कम चमकदार, लेस ब्राइट। अच्छा रेनबो चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लाइट एक बार वर्षा की बूंद के अंदर जाएगी, एक बार बाहर निकलेगी। यानी रिफ्रैक्शन जो है, अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन वाली घटना होगी 2 बार, अपवर्तन होगा 2 बार। ऐसे यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा 2 बार। दूसरी चीज, प्राइमरी रेनबो में लाल रंग ऊपर, सेकेंडरी नीचे। फर्क क्यों है? जब प्राइमरी रेनबो बनता है उस समय बच्चे लाइट जो है टोटली जो रिफ्लेक्ट होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन जो होता है वो होता है 1 बार। और जब सेकेंडरी रेनबो बनता है उस समय पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना 2 बार घटती है। लाइट 2 बार टोटली रिफ्लेक्ट होती है वर्षा की बूंद के अंदर। तो प्राइमरी रेनबो में लाल रंग ऊपर है, ज्यादा चमकदार है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन 2 बार होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन 1 बार। सेकेंडरी कम चमकदार होता है, रिफ्रैक्शन की घटना 2 बार है, और टी आई आर भी 2 बार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम ये रंगारंग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि दोपहर के ठीक 12 बजे रेनबो आपको किस दिशा में दिखाई देगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखता है? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बताओ।
ठीक है। तो बेटा दोपहर के 12 बजे रेनबो आपको नहीं दिखाई देगा, वजह क्या है? दोपहर के 12 बजे सूरज भी कहाँ है? आपके सर के ऊपर, और बारिश भी कहाँ हो रही है? सर के ऊपर। तो लिखेंगे एट 12 PM रेनबो कैन नॉट बी सीन, एट 12 PM रेनबो कैन नॉट बी सीन। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता है। एट 12 PM रेनबो कैन नॉट बी सीन, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में आता है ये। तो देखो अब देखो आपको रेनबो में कितना ध्यान रखना है। एक तो आप याद रखना है कि रेनबो के लिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, डिस्पर्जन, TIR, रिफ्रैक्शन। एक आपको याद रखना है कि प्राइमरी रेनबो में लाल रंग ऊपर होता है, बैंगनी नीचे, सेकेंडरी में लाल नीचे बैंगनी ऊपर, ये कम चमकदार है। रिफ्रैक्शन की घटना 2 बार होगी, TIR भी 2 बार होगा, और प्राइमरी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और दोपहर के 12 बजे आपको रेनबो दिखाई नहीं देगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलो जैसे कह रहा प्राइमरी में TIR 1 बार कैसे, सेकेंडरी में 2 बार कैसे? अरे ये तो है, ये देखो अभी जो मैंने आपके सामने रेनबो बनाया था, ये इस रेनबो में देखो लाइट एक बार टोटली रिफ्लेक्ट हुई है। तो आप यहाँ देखो बैंगनी दिख रहा है नीचे और लाल दिख रहा है ऊपर, तो बैंगनी नीचे लाल ऊपर, यानी कि प्राइमरी रेनबो है। तो प्राइमरी रेनबो में TIR की घटना 1 बार हुई है, लाइट केवल टोटली एक ही बार रिफ्लेक्ट हुई है। अगर लाइट यहां से बाहर ना निकलकर एक बार और लाइट मान लो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए, लाइट एक बार टोटली रिफ्लेक्ट और हो जाए और अब बाहर निकले, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बैंगनी कलर ऊपर पहुंच गया और लाल रंग पहुंच गया नीचे, तो सेकेंडरी रेनबो हो गया। और सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। सेकेंडरी में बैंगनी ऊपर होता है, लाल नीचे, प्राइमरी में लाल ऊपर, सेकंड ये वायलेट नीचे। यहाँ पे TIR की घटना 1 बार हुई है और यहाँ पे TIR की घटना 2 बार हुई है, ठीक है। जितना बताया जाएगा चुपचाप लिख लिया करो उतने को। अब यहां लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बारिश का होना जरूरी है क्या रेनबो के लिए? जरूरी नहीं है बारिश का होना। अगर कहीं पे मान लो कि झरना गिर रहा है तो आसपास मॉइस्चर हो गया तो भी रेनबो बन सकता है। मॉइस्चर का होना जरूरी है, वो मॉइस्चर नॉर्मली आपको बारिश के बाद होता है, तो इसलिए हमने बारिश का एग्जांपल ले लिया उसमें। जरूरी नहीं है कि बारिश ही हो तभी रेनबो बनेगा, ठीक है। अब यहां देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको मैं स्कैटरिंग को पूरा डिटेल में बताऊंगा, काफी टाइम लगाएंगे इसके ऊपर हम, अच्छा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पेपर के हिसाब से आ जाते हैं कि पेपर में हमें स्कैटरिंग पर टिक कब लगाना है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए स्कैटरिंग जिम्मेदार है, जहां पे हमारा आंसर स्कैटरिंग होगा। जैसे आपको पता है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हीरे चमकते क्यों हैं, शाइनिंग ऑफ डायमंड, तो हीरे का चमकना किस घटना पे काम करता है? तो हमने कल पढ़ा कि हीरे का जो चमकना है, हीरो का चमकना काम किस पे करता है? TIR पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, कि हीरे के अंदर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो हीरे का चमकना TIR पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु किस पे काम करता है सर? TIR पे काम करता है। एक हमने पढ़ा था कि तारों का टिमटिमाना किस पे काम करता है? रिफ्रैक्शन पे। पानी की बाल्टी का कम गहरा दिखना किस पे काम करता है? रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो इस तरह की हमने कुछ बातें पढ़ी। ऐसे ही पेपर में हमारा आंसर स्कैटरिंग कब होगा, पेपर में हमारा आंसर प्रकीर्णन कब होगा, उसे समझना। देखो स्कैटरिंग को मैं बताऊंगा डिटेल में, तो बार बार लिखना मत स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग क्या है, खुद बता दूंगा मैं। एक आध तो ऐसे बुद्धिहीन है, कहने के बाद भी लिखना शुरू कर देंगे 2 मिनट के बाद ही। पहले हम ये समझेंगे कि स्कैटरिंग हमारा आंसर होगा कब। अगर पेपर में आपसे कभी किसी बड़ी और नेचुरल, बड़े और प्राकृतिक वस्तु का कलर पूछ ले, ऑब्जेक्ट बड़ा भी है और नेचुरल, देखो याद करने का तरीका है ये, ऑब्जेक्ट बड़ा और नेचुरल हो और उसका कलर पूछ ले। जैसे आपसे कह दे कि आकाश नीला क्यों दिखता है, स्काई बड़ा भी है और नेचुरल भी है, ठीक है। तो आकाश बड़ा भी है, नेचुरल भी है, उसका रंग नीला क्यों दिखता है? आंसर होगा स्कैटरिंग। समुद्र नीला क्यों दिखता है? पृथ्वी के 70% हिस्से पे समुद्र ही है, तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? उसका आंसर भी क्या होगा? स्कैटरिंग। सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है? भाई सूर्य तो इतना बड़ा है, सूर्य के सामने अर्थ इतनी बड़ी भी नहीं है, तो सूर्य लाल क्यों दिखता है? उसका आंसर भी क्या होगा? स्कैटरिंग। ऐसे पेपर में आपसे पूछ ले कि बादल सफेद क्यों दिखते हैं, आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग। यानी स्कैटरिंग पे हम तब टिक लगाएंगे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में कलर पूछा जाए, और कलर किसका पूछे? बड़े और नेचुरल ऑब्जेक्ट का।
बड़ी और प्राकृतिक वस्तु का, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो और नेचुरल भी हो, जैसे आकाश, सूर्य, बादल, इस तरह की चीजों का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारा आंसर कब कब होगा? फर्स्ट लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग। सेकंड, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, नीले वाले एक साथ लिख लो। ब्लू कलर ऑफ सी, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग। तीसरा लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग। तीसरा लिखेंगे रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, डाउन कलर होता है सनराइज और डस्क होता है सनसेट। रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क। एक लिखेंगे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, फॉग एंड स्मोक, बादलों, कोहरे और धुएं का सफेद रंग। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, फॉग एंड स्मोक, बादलों, कोहरे और धुएं का सफेद रंग। यानी पहले तो आप पेपर के हिसाब से, खासतौर से जो एसएससी टाइप की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पे ध्यान से देखना। पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है, और बादल, धुआं, कोहरा सफेद क्यों दिखता है। जैसे आपने देखा ना, धुआं निकलता है जैसे ईंट के भट्टे से, सिगरेट वगैरह से धुआं चलता है ऊपर को, तो व्हाइट से कलर का दिखता है। तो जैसे कोहरे की चादर व्हाइट से दिखती है, और ऐसे ही क्लाउड तो व्हाइट आपको पता ही दिखते ही है। तो इन सब के लिए हमारा आंसर क्या है? स्कैटरिंग। चाहे बादल हो, चाहे सूर्य हो, इन सब के लिए हमारा आंसर आएगा स्कैटरिंग। अब हम समझते हैं कि स्कैटरिंग है क्या। वाला सा स्काई ब्लू को दिखता है बताया, तो आकाश नीला दिखता है, स्कैटरिंग इसका आंसर होगा। सूर्य लाल क्यों दिखता है, स्कैटरिंग होगा। बादल सफेद क्यों, स्कैटरिंग। सबका आंसर स्कैटरिंग है। अब ये स्कैटरिंग है क्या, उसे हम समझते हैं, और फिर वहां से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिख रहा है। इनके लिए आंसर स्कैटरिंग क्यों है, क्या इनकी वजह है। तो हम थोड़ा सा स्कैटरिंग को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग को बच्चे में समझाया। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है रेले। तो हम पहले पढ़ेंगे रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन, रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन। ठीक है, ये रेले एक साइंटिस्ट का नाम है बस, और कुछ नहीं। से मान लो ये यही बात अगर मैं न्यूटन समझाता तो हम न्यूटन स्कैटरिंग कह देते, आइंस्टीन समझाता तो आइंस्टीन कह देते। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है रेले साहब। तो इन्होंने क्या बताया उससे बड़ा ध्यान समझना। देखो, स्कैटरिंग बहुत सारे बच्चों को हमने कुछ बताया नहीं है, हमने केवल एक चीज बताई है अभी तक कि हम रेले स्कैटरिंग पढ़ने वाले हैं। और रेले एक अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक है। ये मत समझना कोई फिजिक्स की चीज है कुछ, ये रेले। ठीक है, तो फिजिक्स वाली चीज नहीं है, रेले एक वैज्ञानिक का नाम है। स्कैटरिंग एक चीज होती है, वो उन्होंने बताया, उसे हम समझेंगे। ठीक है, अगर क्लास आ गई हो तो मुझे एक बार बताना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ रेले स्कैटरिंग को। दिख रही है सबकी में? अंकित, अंजलि, प्रजापति, दीपिका, रवि, रंजन, अर्जुन, आशुतोष कह रहे हैं जी बफरिंग हो गया था। अब तो ठीक है, जब बफरिंग हुआ उसके बाद हमने कुछ नहीं बताया, अब समझेंगे। जैसे क्लियर हो जाए तो बता देना मुझे एक बार। आ गई है? यस, ठीक है, चलो। अब देखो, आज आपको मैं स्कैटरिंग को करता हूं क्लियर। इसे बहुत ध्यान के साथ समझना। इस स्कैटरिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विजिबल लाइट है, सन की लाइट, ये 7 रंगों से मिलकर बनी है। और ये 7 रंग कौन से होते हैं बच्चे? विबग्योर। और इनमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है, तरंग धैर्य, वो है लाल रंग की। लाल रंग की वेवलेंथ होती है लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम।
और जो बैंगनी कलर है इसकी वेवलेंथ होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रोम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो विजिबल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से लेकर कहां तक है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रोम। यानी कि आप ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा और बैंगनी की होती है सबसे कम। तो जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की, अधिकतम तरंग दैर्घ्य। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होगी सबसे ज्यादा, ठीक। और बैंगनी की होती है बच्चे सबसे कम, मिनिमम वेवलेंथ। देखो इसकी जो नीचे के रंग है ना, बैंगनी, आसमानी, नीला, इन तीनों की कमी है। ऊपर जाएंगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाल की होगी ज्यादा। तो नीला, आसमानी, बैंगनी, इन तीनों को हम नीला कलर कह देते हैं, ठीक है भाई। नीला तो नीला ही, आसमानी इंडिगो भी तो नीला से ही होता है, और वायलेट बैंगनी भी नीला से ही होता है। तो जो नीचे के कलर है नीले कलर में आते हैं, इनकी वेवलेंथ है कम। और इनमें भी सबसे कम किसकी है? बैंगनी की। वो बात अलग है, वायलेट की सबसे कम है। जो ऊपर के कलर हैं जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी वेवलेंथ होती है ज्यादा और लाल की होती है सबसे ज्यादा, ठीक। अब यहां पर हम रेले स्कैटरिंग को समझने से पहले एक तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सन की लाइट है, सूर्य का प्रकाश, सन की लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। इन 7 रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और जो नीचे के रंग है नीला, आसमानी, बैंगनी, इनकी वेवलेंथ कम होती है, और इनमें भी बैंगनी की सबसे कम होती है। दूसरी चीज, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती माता है, अर्थ के ऊपर का जो एटमोस्फेयर है, जो वातावरण है, पृथ्वी के ऊपर का जो एटमोस्फेयर है, जो वातावरण है, ये किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे सर सबको पता है कि पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर है गैसों से और धूल के कणों से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? गैसेज और डस्ट पार्टिकल से, गैसों से और धूल के कणों से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस वालों ने खुद कहा कि हमारे वातावरण में जो गैसें हैं, सबसे ज्यादा हमारे वातावरण में जो गैसें हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सबको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर 99% है, 99%, यानी 100 में से 99% तो केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। और उसने पूछा क्या? उसने खुद कहा कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है, इसके बाद कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद किस गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। किसी को पता है? हमारे वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में है? अर्जुन भाई तुमने तो 100% कर दी, इन दोनों को ही है, दोनों को मिला के 100 कर दिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 99%। इसके बाद किसका नंबर आता है? जीतू का एक आंसर आया हमारे पास में जो कि गलत है, संजू का तो महागलत है, विराट का बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आया है, ओमकार जी गलत। जितने बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं मत लिखो भाई, सन्नी, सुमोन, सब। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा गैस है आर्गन गैस, आर्गन। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है, उससे हम इतने दुखी हैं, अगर आप उसे बढ़ा दोगे तो और हालत खराब हो जाएगी। तो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आर्गन का नंबर, ठीक। या पूरा जब पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, टीचर आपको एक टॉपिक आएगा उसमें आएंगी सारी चीजें डिटेल में, जब वहां पे आपको पढ़ा रहे होंगे वो कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उस वाले में सब कुछ आएगा ये। अच्छा, ये बच्चे हमारा सूर्य है, सन। अब जो बच्चे सूर्य है, सूर्य से चलती है व्हाइट लाइट। अब इस सन से चल रही है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब है 7 रंग, और वो 7 रंग कौन से हैं? ये विबग्योर। अब जब आपकी क्लास रुक गई थी, उसके बाद मैंने जो आपको बताया है, जो अगर कोई बच्चा थोड़ा लेट आया हो तो उसे बता देता हूं मैं। अभी तक मैंने केवल बताया कि हम रेले स्कैटरिंग पढ़ने वाले हैं। रेले स्कैटरिंग क्या है मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि रेले स्कैटरिंग पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सन की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, और जो नीचे के रंग है नीला, आसमानी, बैंगनी, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनकी वेवलेंथ कम होती है, और इनमें भी बैंगनी की सबसे ज्यादा कम है। तो बैंगनी की वेवलेंथ कम होती है, रेड की होती है ज्यादा। एक लाइन तो मैंने ये बताई, ये आपको पहले से पता भी है। दूसरा, एक मैंने बोला कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है, जो एटमोस्फेयर है, ये गैसों से मिलकर बना है और धूल के कणों से। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, फिर आता है आर्गन का नंबर, और सन की लाइट है व्हाइट।
अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्कैटरिंग है क्या। ठीक है, अब देखो ये मैंने माहौल बनाया, इसका भी मैं यूज करूंगा। अब स्कैटरिंग को समझने से पहले थोड़ी सी आपको एक स्टोरी, कहानी सुननी पड़ेगी, फिर उससे हम मामले को रिलेट करेंगे तो आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। जैसे मान लो बच्चे, एक बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी, जो भी आपका मन करे, बड़ी सी एक बैलगाड़ी है, उसके अंदर कुछ बैठे हैं बिल्कुल जवान हट्टे कट्टे बच्चे, 20-22 साल से लेकर 25-26-27 साल तक के, बिल्कुल मस्टंड एकदम पहलवान टाइप के। मान लो कि वो बैठे हैं 10 बच्चे, 10 उसके अंदर बैठे हैं बहुत ही छोटे बच्चे, जिनकी उम्र जो है 1 से 4-5 साल के बीच की है। 10 छोटे बच्चे वो बैठे हैं, 10 बैठे हैं बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो 60-65 प्लस के हैं, और 10 बैठे महिलाएं। तो एक बड़ी सी बैलगाड़ी थी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान सब बैठे हैं उसमें। सब बराबर बराबर है, सबको 5-5 मान लो, ये सबको 10-10 मान लो, समझाने के लिए 10-10 मान लेते हैं। अभी बैलगाड़ी एक बहुत ही स्मूथ रोड पे जा रही है, बढ़िया, सब आराम से बैठे हुए, बिल्कुल चिकना रोड, एकदम एक्सप्रेस वे जैसे आजकल बन रहे हैं अपने यूपी में। ये पहले आगरा एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, मेरठ एक्सप्रेस वे हो, या दिल्ली में आप जा रहे हैं किसी बढ़िया सी रोड पे, बड़ा स्मूथली बैलगाड़ी चल रही है, आराम से बैठे हैं। अब मान लो कि जैसे बैलगाड़ी को अब गांव में एंट्री करनी है, अब मेन सड़क से, जो ये एक्सप्रेस वाली सड़क से गांव मान लो कि 3 किलोमीटर अंदर है, और गांव तक की जो सड़क है बिल्कुल गड्ढे वाली है, गड्ढे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, सब कुछ मामला बिल्कुल खतरनाक है। इतने गहरे गहरे गड्ढे, इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर, कहीं पत्थर भी पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। अब ये बैलगाड़ी जितनी स्पीड से चल रही थी इस चिकनी रोड पर, उतनी स्पीड से बैलगाड़ी मान लो कि 3 किलोमीटर तक भागेगी टूटे फूटे रोड पर। तो भी बैलगाड़ी उतनी स्पीड से भागेगी तो क्या होगा, इसके अंदर बैठे व्यक्ति ऐसे उछलने लगेंगे, गड्ढे आए, स्पीड ब्रेकर आए, तो उसमें क्या होगा कि जो जवान व्यक्ति होंगे तो फिर भी थोड़ा सा बैलगाड़ी को ऐसे पकड़ लेंगे कहीं से, वो थोड़ा सा फिर भी बचाव सा उनका हो जाएगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो उछल उछल के गिरने लगेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में जान नहीं है वो भी गिरने लगेंगे, थोड़ी बहुत महिलाएं भी गिर पड़ेंगी कोई, और ऐसे ही एक आध जवान भी गिर सकता है। तो धड़ाधड़ गिरने लगेंगे। जब बैलगाड़ी गांव में पहुंची तो हमने क्या देखा कि जवान 1-2 गिरे, 8 अभी बचे हुए हैं, बच्चे 10 में से पता चला 8-9 गिर पड़े, एक आधी बचा कोई, महिलाएं भी मान लो कि 4-5 गिर गई, 4-5 ही बची, और बुजुर्ग व्यक्ति भी 6-7 गिर गए, 2-3 ही बचे। तो हमने क्या देखा कि जब वो रोड पे ये बैलगाड़ी जा रही थी तो सबके लिए माहौल एक जैसा नहीं था, बुजुर्ग कम ज्यादा गिर रहे हैं, बच्चे जब बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जवान व्यक्ति उतने नहीं गिर रहे। ऐसे ही जब ये लाइट, हमारे सन की लाइट जो है, व्हाइट लाइट है, 7 रंगों से मिलकर बनी है, जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में पहुंचती है तो लाइट बच्चे, अभी तो सन से लाइट चल रही है, ये लाइट चल रही थी अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो अंतरिक्ष में तो वैक्यूम है, खाली जगह, बिल्कुल खाली जगह, तो लाइट बिल्कुल सीधी चल रही थी। और आपको मैंने बताया था कि वैक्यूम में सारे कलर सेम स्पीड से चलते हैं, तो सारे कलर सेम स्पीड से भाग रहे थे बड़े मजे से। लेकिन बच्चे, सूर्य का प्रकाश जैसे हमारे वातावरण में आएगा, तो सन की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसेगी तो लाइट गैस और डस्ट पार्टिकल से टकराना शुरू कर देगी। तो जैसे लाइट बच्चे इन गैस और डस्ट पार्टिकल से टकराना शुरू करेगी, तो इन धूल के कणों से, गैस और टकराने से इस लाइट के अंदर जो बच्चे कलर है ये थोड़े से वातावरण के अंदर बिखरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जितनी इंटेंसिटी इनकी चल रही थी, मान लो कि एक कलर की जो भी इंटेंसिटी थी, मान लो 100% मान ली मैंने, तो उसमें से 10-20% हिस्सा उसका बिखर जाएगा वातावरण के अंदर। तो जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में आता है, तो इसे गैसों से और धूल के कणों से टकराना पड़ता है। तो इन पर टकराने की वजह से जो कलर है वो वातावरण के अंदर बिखरने लगते हैं, स्कैटर होने लगते हैं, परिकिरणित होने लगते हैं। यानी उनकी जितनी इंटेंसिटी थी उससे कम इंटेंसिटी, जैसे वो वातावरण में चलते रहेंगे ना, उन्हें कुछ हिस्सा अलग होता रहेगा, कुछ हिस्सा, ऐसे मान लो कि 10 में से एक व्यक्ति गिर गया, 9 रह गया, फिर एक और गिर गया, 8 रह गए, फिर 7 रह गए। ऐसे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, चल रही है, तो कुछ जो कलर है वो वातावरण के अंदर बिखरने लगेंगे। लेकिन वातावरण के अंदर जब बच्चे लाइट चलती है तो सारे कलर बराबर नहीं बिखरते। जैसे बैलगाड़ी जा रही थी तो हर एक व्यक्ति बराबर नहीं बिखर रहा था, जवान व्यक्ति कम गिर रहे थे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग ज्यादा गिर रहे थे। तो ऐसे लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो कोई कलर तो बहुत ज्यादा बिखरेगा और कोई कलर बहुत ही कम बिखरेगा। अब कौन सा ज्यादा बिखरेगा, कौन सा कम, उसके लिए रेले साहब ने हमें एक रिलेशन दिया। रेले साहब ने कहा कि भाई स्कैटरिंग जो है ना, प्रकीर्णन, इसे आप लिखो एस से, एस का मतलब है स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग जो होती है ये होती है वेवलेंथ की पावर, तरंग दैर्घ्य की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। तो कौन सा कलर ज्यादा बिखरेगा या कौन सा कलर कम बिखरेगा, ये उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आप इस रिलेशन से देखें कि जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो रंग सबसे कम बिखरेगा।
यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड कलर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में सबसे कम बिखरता है। रेड कलर को आप जवान व्यक्ति मान सकते हैं, 20 से 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है। लाल रंग, लाल रंग जब चल रहा है हमारे वातावरण में तो बहुत ही कम बिखरता है। जैसे जब बैलगाड़ी जा रही थी तो 10 में से एक आध कोई गिर पड़ा, 8-9 पहुंची गए मंजिल तक। तो लाइट जब रेड कलर हमारे वातावरण में चलता है तो बहुत ही कम बिखरता है। एटमॉस्फेयर के अंदर इसका बिखराव कम से कम होता है। लेकिन जो नीचे के रंग है, ये नीले, आसमानी, बैंगनी, इनकी वेवलेंथ कम है। तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो जिनकी वेवलेंथ कम उनकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो हमारे वातावरण में जो ब्लू कलर्स में तीनों को ले रहा हूं मैं, ब्लू कलर्स, जो ब्लू कलर्स है, नीला, आसमानी, बैंगनी, इनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी स्कैटरिंग होती है ज्यादा। नहीं, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, हमारे वातावरण में जाएगी, ये मान लो कि क्या है, बैंगनी कलर है, छोटे बच्चे, ये मान लो कि महिलाएं, ये मान लो कि बुजुर्ग, ये ज्यादा मात्रा में बिखरेंगे, ये ज्यादा स्कैटर होंगे। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि सर ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा बिखरेगा। तो ऐसे तो वायलेट कलर, बैंगनी रंग जो है, इसकी वेवलेंथ तो सबसे कम है, फिर हमें आकाश बैंगनी क्यों नहीं दिख गया भाई? ऐसा है, ये बैंगनी कलर बिखर रहा है ना, तो इसके साथ में आसमानी और नीले भी बिखर रहे हैं। ऐसा नहीं, मान लो ये ठीक है, ये मान लो कि 100 में से मान लो कि 70% बिखर गया, तो 65-60% ये भी बिखर रहे हैं। और हमारी जो आंखें इन तीनों रंगों में, अगर मैं केवल इन तीनों की कंपेरिजन करूं, इन तीनों में हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। तो हमारी आंखों को नीला कलर की तरफ ज्यादा एकदम से अट्रैक्ट होंगी, इसलिए हमें नीलापन ज्यादा महसूस होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि आकाश नीला दिख रहा है। हालांकि वो बात सही है कि बैंगनी ज्यादा बिखरता है, मान लो 70% बिखर गया, ये 68 बिखर गया, 66, तो साथ में बिखर वो भी उतने रहे, लगभग हल्का फुल्का ही फर्क है। जैसे मान लो कि एक रोड पर ऐसे बैलगाड़ी जा रही है, बच्चे भी गिर रहे हैं, बुजुर्ग भी गिर रहे हैं, महिलाएं भी गिर रही हैं, तो आसपास के लोग जब भागते हुए आएंगे, भले छोटे बच्चे 3 गिरे, महिलाएं 5 गिरी, बुजुर्ग 6 गिरे, वो पहले छोटे बच्चों को उठाएंगे, छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों की तरफ उनका ज्यादा सेंसिटिव है वो। इन तीनों रंगों में हमारी आंखें नीले के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर मैं सारे कलर की बात करूं, 7 के 7 की, इन 7 के 7 में अगर हम बात करें तो हमारी आंखें ज्यादा सुघराई है पीले और हरे रंग के प्रति। अगर सबकी बात करें, अभी मैं केवल इन 3 रंगों की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों रंगों में मनुष्य की आंखें जो है नीले के प्रति ज्यादा सुघराई होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि आकाश नीला। हालांकि बैंगनी रंग ज्यादा बिखर रहा है, फिर आसमानी, इंडिगो कलर, फिर ब्लू कलर, ठीक है। तो अगर हम सारे के सारे की बात करें तो फिर हम बोलेंगे कि येलो और ग्रीन के प्रति हमारी आंखें ज्यादा संवेदनशील है, अगर सारे के सारे कलर का कंपेयर करें। मनोहर, ब्लॉक होना चाह रहे हो क्या तुम? या बहुत देर हो गई पढ़ाई करते हुए, मन नहीं लग रहा, अब क्लास से भागना है? कितनी बार का एक ही कमेंट बार बार मत किया करो। तो जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस रंग की स्कैटरिंग होगी कम। तो हमारे वातावरण में सबसे कम बिखरते हैं लाल रंग, लाल रंग सबसे कम स्कैटर होते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर्स हैं, जैसे कि बैंगनी, आसमानी, नीला, इनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी स्कैटरिंग होती है ज्यादा। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है वो कि आकाश नीला क्यों दिखता है, बोल देना क्योंकि हमारे वातावरण में जब सूर्य का प्रकाश चलता है तो नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, ज्यादा स्कैटर होते हैं। ये कमजोर हैं, बच्चे हैं छोटे, ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो वेवलेंथ कम, इसलिए इनकी स्कैटरिंग कैसी हो रही ज्यादा। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम कौन सा रंग बिखरता है? लाल रंग। ये हट्टा कट्टा जवान है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो रंग कम बिखरता है, तो लाल रंगों की स्कैटरिंग कम होती है। अब ये कितनी बात आपको समझ में आई, ये मुझे अगले क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हम खतरे के निशान, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों बनाते हैं, खतरे के निशान के लिए लाल रंग ही क्यों चूज किया गया? एक लोगों को बता देगा भाई खतरे का निशान लाल रंग का है, लाल रंग कहीं दिखे तो खतरा समझ जाओ, तो खतरे के निशान हम लाल रंग के क्यों बनाते हैं? तो क्या आंसर देंगे आप इसका? खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? बंटी टाइम से आया करो क्लास में। अर्जुन का एक आंसर हमारे पास आया, मनोज, पिंकी, ओमकार, अभिषेक, पल्लवी, सुमोन, वर्तिका, अनुज। क्या वजह सबका ठीक है भाई साहब? जिचिका, अविनाश, नेहा, जीतू, अनुज, धीरज, साक्षी, ओके, सनी, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपको दिख ही रहा है कि सर अभी आपने खुद ही लिख रखा है, चिल्ला चिल्ला के आप बता रहे हो 10 मिनट से कि लाल रंग जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग कम बिखरेगा। तो लाल रंग जब हमारे वातावरण में चलता है तो लाल रंग कम स्कैटर होता है, ऋषिक, ऋतिक, सबका ठीक है। मान लो कि बच्चे आपने एक टॉर्च ली, इसका बटन दबाया, तो मुरारी जब आप टॉर्च का बटन दबाएंगे तो उससे लाल रंग निकलेगा। तो लाल रंग जब बच्चे हमारे वातावरण में चलता है ना, तो लाल रंग हमारे एटमॉस्फेयर में कम से कम बिखरता है, लाल रंग कम स्कैटर होता है। अगर लाल रंग कम बिखरेगा, लाल रंग कम परिकिरणित होगा,
तो बहुत ही लंबी दूरी चल लेगा, भाई कम बिखर रहा है ना, तो ये जल्दी खत्म नहीं होगा, ये कम बिखर रहा है तो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बहुत दूर से भी दिख जाएगा। तो हम खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाल रंग जो है कम से कम बिखरता है, कम से कम स्कैटर होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा इसलिए कम बिखरेगा, कम बिखरेगा तो बहुत दूर तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बहुत दूर से भी आपको दिख जाएगा। तो लिखेंगे हम डेंजर सिग्नल्स एक बच्चा कह रहा था जी व्हाइट का यूज करें, चलो व्हाइट पे लिखवा दें, बताना लाइट व्हाइट सही लग रहा है क्या आपको। डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स are made from red color. Danger signals are made from red color because red color scatters least. खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं, खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंगों का प्रकीर्णन कम से कम होता है। खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंगों का प्रकीर्णन कम से कम होता है। ये बोर्ड ज्यादा ब्राइट है बच्चों, साथ ये तो दिक्कत है भैया, किसी की इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। चलो पहले पूरा लिख लो। डेंजर सिग्नल्स आर मेड फ्रॉम रेड कलर बिकॉज रेड कलर स्कैटर लीस्ट ड्यू टू हाई वेवलेंथ। खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंगों का प्रकीर्णन उच्च तरंग धैर्य की वजह से, उच्च तरंग धैर्य की वजह से कम से कम होता है, क्योंकि लाल रंगों का प्रकीर्णन उच्च तरंग धैर्य की वजह से कम से कम होता है। खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंगों का प्रकीर्णन उच्च तरंग धैर्य की वजह से कम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे। अब आपको एक बात यहाँ पे आप कहोगे सर एक थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारे वातावरण में जब सूर्य का प्रकाश चलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जब सन की लाइट चलती है तो नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं। अगर नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं तो इसका मतलब है कि हमें आकाश नीला दिखेगा क्योंकि नीले रंगों की स्कैटरिंग ज्यादा है। लेकिन आप ये बताओ कि हमारे एटमॉस्फेयर में नीले रंग ज्यादा बिखरे, ठीक है, जब हमने मान लिया नीलों की स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो इसलिए आकाश नीला दिख रहा है। फिर ये सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिखता है? सुबह शाम के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है? भाई आकाश नीला, समुद्र नीला, क्योंकि नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं। भाई आकाश नीला, समुद्र नीला, क्योंकि नीले रंग की स्कैटरिंग ज्यादा, तो इसलिए हमें आकाश या समुद्र नीला दिख रहा है। लेकिन सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिख रहा है, उसकी वजह क्या है? देखो उसे समझने की कोशिश करना कि सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिखता है। इसका आंसर भी स्कैटरिंग क्यों है। देखो ये बच्चे धरती माता है, ये अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण। आप मान लो यहाँ खड़े हैं तो सूर्य सुबह को यहां से निकलेगा होरिजन से, पूरब से मान लो, दोपहर के आपके सर के ऊपर होगा और शाम को यहां छिप जाएगा। ठीक, अब आप बड़े ध्यान से बात को समझना। अब ओमकार बड़ा सुंदर आंसर दे रहे हैं बच्चे। देखो सुबह को सन की लाइट आई, मेरी आंख में पहुंची, शाम को सूर्य का प्रकाश आया, हमारी आंख में पहुंचा, और दोपहर को सन की लाइट आई, हमारी आंख में पहुंची। क्या आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या कि सुबह शाम को सन की लाइट बच्चे जब एटमॉस्फेयर में चलेगी तो उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, और दोपहर के समय एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही छोटी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो सुबह को क्या होगा, सन से मान लो लाइट निकली, सन से सुबह को निकली व्हाइट लाइट, हर टाइम व्हाइट लाइट ही निकलती है सन से, सूर्य से। लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे कलर हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, केवल रेड कलर हमारी आंख तक पहुंच पाएगा। तो सुबह शाम को होता क्या है कि सन की लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो लगभग हर कलर स्कैटर हो चुके होते हैं, बिखर जाते हैं। तो लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, लाल रंग कम बिखरते हैं, केवल लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंच पाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि सुबह शाम को सूर्य लाल रंग फेंकता है, केवल लाल नहीं फेंकता, सूर्य तो व्हाइट कलर ही फेंकता है। लेकिन सन की लाइट लंबी दूरी तय कर रही है एटमॉस्फेयर में, इसलिए बाकी सारे कलर स्कैटर हो चुके हैं, लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंचा। लेकिन दोपहर को क्या होता है बच्चे, सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में चली, वो बहुत ही छोटे से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इतने डिस्टेंस में तो अभी ढंग से जो नीले कलर हैं,
जो ब्लू कलर है ये भी ढंग से स्कैटर नहीं हो पाते। तो लगभग लगभग ये सारे कलर तो हमारी आंख में पहुंच ही जाते हैं। इसलिए दोपहर के समय आपको सूर्य व्हाइट सा दिखता है या लाइट येलो से कलर का दिखता है, क्योंकि इन सब का जो मिक्सचर होता है ना वो हल्का सा लाइट सा येलो सा कलर होता है। तो सुबह शाम को सूर्य लाल इसलिए दिखता है हमें, क्योंकि सुबह शाम को सूर्य के प्रकाश को एक लंबी दूरी वातावरण में चलनी पड़ती है, सारे कलर बिखर जाते हैं, केवल लाल रंग हमारी आंख तक पहुंच पाया। लेकिन दोपहर को छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, उसमें तो अभी ढंग से ब्लू कलर भी स्कैटर नहीं हो पाते, तो लगभग सारे कलर हमारी आंख तक पहुंच जाते हैं। तो सारे कलर अगर हमारी आंख में पहुंच जाएंगे तो उनका इफेक्ट दिखेगा आपको हल्का सा व्हाइट कलर। ठीक है, सटीक आंसर यही है कि सुबह शाम को सन की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में चलती है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं, लगभग सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, केवल रेड कलर बचता है। इसलिए सुबह शाम को सूर्य आपको लाल दिखाई देगा। तो सुबह शाम को सूर्य में लाल क्यों दिखता है, उसकी वजह क्या है कि सुबह शाम को सूर्य के प्रकाश को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो इस लंबी दूरी को तय करते समय सारे कलर बिखर जाएंगे वातावरण में, केवल लाल रंग ही आपकी आंख तक पहुंच पाएगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है, वो ये है कि अगर आप में से किसी बच्चे को पकड़कर मैं एक स्पेसशिप में अंतरिक्ष यान में बैठा दूं और उसे अंतरिक्ष में छोड़ के आ जाएं, बच्चे स्पेस में अंतरिक्ष में, उसने मुंह उठा के देखा, तो कोई अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता होगा? किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा? यस, मनोज बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। गौरव, धर्मजीत, रेहान, एक ओमकार का गलत है, नितिन का गलत है, बाकी निशा, रेहान, ओमकार, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, इनमें ओमकार को छोड़ के बाकी सबका ठीक है। एक आध का और गलत था भाई। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग होगा काला। भाई आप एक चीज समझो, मान लो कि मैं कहीं अंतरिक्ष में खड़ा हूं स्पेस में, तो सन की लाइट आई, सन की लाइट मेरी आंख में घुसी तो सूर्य तो मुझे दिखाई देगा, सन की लाइट मेरी आंख में घुस गई। लेकिन बच्चे अंतरिक्ष में तो कोई एटमोस्फेयर, कोई वातावरण है ही नहीं। अंतरिक्ष में अगर आप खड़े हैं सीधे सूर्य का प्रकाश आपकी आंख में घुसेगा, सूर्य दिखेगा। जब वहां पर वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहां तो कोई कलर बिखरेगा ही नहीं। लेकिन जब आप बच्चे जमीन पर खड़े होते हैं, सूर्य का प्रकाश आपकी आंख में घुसता है, सूर्य तो आपको दिखेगा, लेकिन सन की लाइट आपकी आंख में पहुंचने से पहले ब्लू कलर एटमॉस्फेयर में ज्यादा बिखर जाते हैं, इसलिए आपको आकाश नीला दिखाई देता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई निर्वात है, अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई भी कलर एटमॉस्फेयर में बिखरेगा ही नहीं, सीधे सन की लाइट आपकी आंख में घुसेगी, सन दिखेगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, यदि अर्थ के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से एटमॉस्फेयर, वातावरण हटा दिया जाए, तो अब यहां अर्थ के ऊपर खड़े व्यक्ति के लिए आकाश का रंग कैसा होगा? काला। भाई अगर आप धरती के ऊपर खड़े हैं, धरती के ऊपर कोई वातावरण नहीं है, तो सन की लाइट सीधे आपकी आंख में घुसेगी, सन तो आपको दिखेगा, लेकिन सन की लाइट आपकी आंख में पहुंचने से पहले बिखरेगी नहीं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला, यानी जहां पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, काला। आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर से अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा? काला। एक बार क्वेश्चन आया कि चांद पे खड़े व्यक्ति के लिए आकाश का रंग कैसा होगा? चांद पे आपको पता वातावरण नहीं है, वहां पर सांस लेना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां से भी आकाश का रंग कैसा? काला। तो किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए कह दे अर्थ के ऊपर से एटमॉस्फेयर हटा दे, तो कह दे मून के ऊपर खड़े व्यक्ति के लिए कह दे ऐसे ग्रह पर व्यक्ति खड़ा है, ऐसे प्लेनेट पे खड़ा है जहां पर वातावरण नहीं है, तो वहां पर भी आकाश का रंग कैसा होगा? काला। तो लिखेंगे किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। सन तो व्हाइट ही दिखेगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, सन से व्हाइट लाइट चलेगी तो व्हाइट दिखेगा सन। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सन की लाइट है 7 रंगों से मिलकर बनी है, इन 7 रंगों में हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुगराही रंग कौन सा है? तो मोस्ट सेंसिटिव कलर, सबसे ज्यादा सुगराही रंग हमारी आंखों के लिए पीला हरा। लाल पे टिक मत लगा देना, लाल सुगराही नहीं है, लाल तो आंखों में चुभता है, वो तो हम इसलिए खतरे का निशान बना देते हैं ताकि चुभे, दूर से ही आइडिया हो जाए। तो मोस्ट सेंसिटिव कलर्स, सबसे ज्यादा सुगराही रंग हमारी आंखों के लिए होता है पीला और हरा कलर। इसलिए आप कभी अस्पताल में जाना,
जिस वार्ड में मरीज रहते हैं ना, सारे के सारे पर्दे ग्रीन कलर के होते हैं, ताकि मरीज अपनी आंखें खोले तो उसकी आंखों में ऐसे रंग ना पहुंचे जो चुभते हों। स्कूल की बस आपने देखी होगी येलो कलर की होती है, पीले कलर की, क्योंकि स्कूल की बस को एक तो हमें अलग सा कलर देना है ताकि पहले पता चल जाए कि स्कूल की बस है ये। इससे बच्चे उतर रहे होंगे, चढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा इससे संभल कर आप चलें। दूसरा, जब येलो कलर की बस आगे जाएगी आपके, और मान लो आप उसके पीछे ट्रक लेके भी जा रहे हैं और स्कूल की बस लगातार आपके आगे चल रही है, तो येलो कलर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं करेगा। आप जबरदस्ती उसे ओवरटेक करना नहीं चाहोगे कि जबरदस्ती ओवरटेक करके आगे निकल जाओ। और येलो कलर अच्छा सुगराई है, तो आपकी आंखों में इजिली पहुंचेगा भी, दूर से भी आपको बस दिखाई देगी, आपकी आंखों में कलर चुभेगा भी नहीं। और एक अलग सा कलर भी चाहिए ताकि ये पता रहे कि स्कूल की बस के लिए एक अलग कलर देना है हमें। तो मोस्ट सेंसिटिव कलर्स अगर पूछेगा पेपर में तो कौन से होते हैं? येलो एंड ग्रीन। तो लिखेंगे मोस्ट सेंसिटिव कलर्स फॉर ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुगराही रंग, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुगराही रंग हरा और पीला है। मोस्ट सेंसिटिव कलर्स फॉर ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुगराही रंग हरा और पीला है। मोस्ट सेंसिटिव कलर्स फॉर ह्यूमन आईज, ग्रीन एंड येलो। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और आपसे ये हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि अभी एक चोपर क्रैश हुआ था ना, जिसमें हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का देहांत हो गया, शहीद हो गए वो। तो उससे क्वेश्चन आता है कि किसी भी एरोप्लेन में, चोपर वगैरह में, हेलीकॉप्टर में ना, एक होता है ब्लैक बॉक्स, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है कि जो पायलट की जो भी बातचीत होती है ना, सारी की सारी रिकॉर्ड रहती है उसमें, ताकि अगर मान लो कि अ, कभी प्लेन क्रैश हो जाए तो ढूंढा जाता है ब्लैक बॉक्स को, ताकि पता चले सारी रिकॉर्डिंग सुनकर कि क्या दिक्कत आई थी, ताकि आगे कभी ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो एरोप्लेन में इनमें जो ब्लैक बॉक्स पाया जाता है किस कलर का होता है? एक बच्चा कह रहा है सुगराही कैसे लिखें? ऐसे लिख ले भाई, सुगराही। तो लिखेंगे एरोप्लेन में पाए जाने वाला ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है बेटा? पता है किसी को? एरोप्लेन में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का कलर? हाँ, बहुत बड़ा लिखा। सुमोन ने सही आंसर है, रेहान का गलत है, अर्जुन, साहिल का ठीक है। एक तो जो बच्चा ब्लैक लिख रहा है भाई, ब्लैक लिखना बंद करो। अगर ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का ही होता तो पूछता कौन तुम्हारे से वो? ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज कलर, चटक नारंगी रंग होता है इसका, नारंगी रंग का होता है, डार्क ऑरेंज कलर का। ये पूछ सकता है क्योंकि इस बार काफी दिन हो गए इस क्वेश्चन को पूछे हुए, लेकिन अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स बड़ा पिक्चर में रहा। ये ब्लैक बॉक्स है ना, बिल्कुल जैसे ना प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जनरली रखते हैं ऐसी चीजों को ना, क्योंकि सबसे सुरक्षित पार्ट पीछे वाला हिस्सा होता है किसी भी प्लेन का, या हेलीकॉप्टर का कभी क्रैश भी हो जाए ना, तो पीछे वाली जो उसकी पूंछ सी होती है ना, उसके बचने की संभावना ज्यादा रहती है। एक ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सके, तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ये ऑरेंज कलर का बनाते हैं। अच्छा, नारंगी रंग का क्यों बनाते हैं? उसकी ये वजह है, देखो। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, अगर आप इस ऑरेंज को देखें, ये ऑरेंज कलर जो है ये रेड के नजदीक भी है और येलो के नजदीक भी है। तो आपको पता है कि जो रेड कलर है कम बिखरता है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ऑरेंज भी इसके नजदीक ही है, तो ऑरेंज की वेवलेंथ भी ठीक ठाक है, तो ये भी कम बिखरेगा, तो ये दूर से दिख जाएगा। दूसरा, ये बच्चे येलो के नजदीक भी है, हमारी आंखों के लिए ज्यादा सुघराई भी है, तो हमारी आंखें इसकी तरफ को जल्दी आकर्षित होंगे। अगर हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं ना, तो ऑरेंज कलर की तरफ को जैसे हम ढूंढ रहे हैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली चीजों में, ऐसे ऐसे कोई ढूंढ रहे हैं, तो ऑरेंज कलर की तरफ को हमारा ध्यान भी जल्दी आकर्षित होगा और ये दूर से दिख भी जाएगा। तो इसे ढूंढना आसान है क्योंकि येलो के भी नजदीक है और रेड के भी नजदीक है, तो रेड के नजदीक होने से ये बहुत दूर से भी दिख जाएगा, और येलो के नजदीक होने से हमारी आंखें जल्दी आकर्षित होंगी इसकी तरफ को, तो ढूंढना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ऑरेंज कलर के बनाए जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुगराही का मतलब यह है कि जिस कलर को देखते समय हमारी आंखें बहुत ज्यादा, येलो और ग्रीन कलर जो है ना, इन्हें देखते समय हमारी आंखों में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता, हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या देख लिया, बहुत ज्यादा आंखों में चुभते नहीं है ये कलर। ये समझ सकते हो आप सुगराही, यानी इजिली हमारी आंखें कंफर्टेबली, बिना आंखों पे स्ट्रेस डले, इजिली ग्रहण कर ले, उसे कह रहे हैं हम सुगराही। ठीक है, अरे बात समझ में यहां तक कि सभी को?
तो ये अच्छा। दूसरी चीज बच्चों, हम ये रेले स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ कम उस रंग की स्कैटरिंग ज्यादा। कि जब लाइट एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चलेगी, तो लाइट हमारे वातावरण में चलेगी गुलफाम साहब, तो जिस रंग की वेवलेंथ कम है वो रंग ज्यादा बिखरेंगे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा लाल रंग वो कम बिखरेगा। ये बात हमेशा वैलिड नहीं है। ये बात केवल और केवल तभी वैलिड है अगर लाइट ऐसे कणों, ऐसे पार्टिकल के बीच में से गुजरे जिन कणों का साइज, जिन पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के आसपास का हो, उसके कंपेरेबल हो। भाई लाइट की वेवलेंथ पता है, प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है, या 4000 से 8000 एंगस्ट्रोम तक। तो जो पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के आसपास का होगा, अगर लाइट ऐसे कणों के बीच से गुजर रही है, तो जिस रंग की वेवलेंथ कम है वो रंग ज्यादा बिखरेगा, जिसकी ज्यादा उससे कम। यानी कि रेले स्कैटरिंग की एक कंडीशन है। रेले स्कैटरिंग तभी वैलिड है कि लाइट ऐसे कणों से गुजरे, लाइट ऐसे पार्टिकल के बीच से गुजरे जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, उसके आसपास का हो। तो लिखेंगे रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग is valid only when size of particles, when size of particles is comparable to, when size of particle is comparable to wavelength of light, wavelength of light। हिंदी में लिखेंगे रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है, रेले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार, जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आसपास का हो, जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आसपास का हो। रेले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आसपास का हो। ठीक है, अब देखो यहां पर बड़े ध्यान समझना बात को। अभी हमने पढ़ा कि आकाश नीला क्यों, समुद्र नीला क्यों, क्योंकि जब लाइट चलती है तो सबसे ज्यादा जो बिखरते हैं वो नीले रंग बिखरते हैं, इसलिए ऐसा है। सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों, क्योंकि लाल रंग कम बिखरता है, तो सुबह शाम को सूर्य हमारी आंख तक पहुंच जाएगा, लाल रंग हमारी आंख तक पहुंच जाएगा। तो इन तीनों को बच्चे हमने समझाया रेले स्कैटरिंग के हिसाब से कि जिस रंग की वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब लाइट चल रही हो और लाइट ऐसे कणों के बीच से गुजरे जिन कणों का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, लाइट की वेवलेंथ के जैसा है, तो तब तो रेले स्कैटरिंग काम करेगी। लेकिन अगर बच्चे लाइट ऐसे कणों के बीच से गुजरे जिनका साइज बड़ा हो, जिन कणों का आकार बड़ा हो, जैसे आपको पता है धुआं निकलता है ना, धुएं के अंदर होते हैं राख के कण, तो उन कणों का साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा है। तो जब ये बादल सफेद दिख रहे हैं, कोहरा सफेद दिख रहा है, धुआं सफेद दिख रहा है, इन्हें समझाने के लिए बच्चे हम समझेंगे एक स्कैटरिंग और है मी स्कैटरिंग। तो बादल, कोहरा, धुआं सफेद क्यों, इन्हें समझाया जाएगा मी स्कैटरिंग के द्वारा। इनकी एक्सप्लेनेशन दी हमें मी ने। ऊपर वालों के लिए रिले स्कैटरिंग, इसके लिए मी स्कैटरिंग। ये जर्मन साइंटिस्ट है, ये मी प्रकीर्णन। और मी साहब ने क्या बताया उसे समझना ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन। देखो मी साहब ने कहा कि अगर लाइट बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरे, बड़े का मतलब है कि जिन कणों का साइज, जिन कणों का आकार लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो, तो अगर लाइट बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरेगी तो फिर ये रेले वाला ड्रामा नहीं चलेगा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। फिर सारे कलर इक्वली स्कैटर होंगे, सारे कलर बराबर मात्रा में बिखरेंगे। नहीं, लाइट ऐसे कणों के बीच से गुजर रही है जिनका साइज बड़ा है, तो सारे कलर बराबर मात्रा में बिखर रहे हैं। अगर सारे बराबर बिखरेंगे तो आपको पता है कि सबका कंबाइंड इफेक्ट तो व्हाइट होता है, इसलिए आपको व्हाइट दिखने लगेंगी चीजें। तो मी स्कैटरिंग क्या कहती है कि when size of particles, me scattering is valid only when me scattering is valid only when size of particles is greater than wavelength of light। हिंदी में लिखेंगे
मी प्रकीर्णन केवल तभी वैध है, मी प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बड़ा होता है। मी प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बड़ा होता है। मी प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बड़ा होता है। अगर कणों का आकार बड़ा है तो मी स्कैटरिंग होगी, और मी स्कैटरिंग क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मी स्कैटरिंग, अकॉर्डिंग टू मी स्कैटरिंग, अकॉर्डिंग टू मी स्कैटरिंग ऑल कलर्स स्कैटर, ऑल कलर स्कैटर्स इक्वली। मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन बराबर मात्रा में होता है। मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन बराबर मात्रा में होता है। मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन बराबर मात्रा में होता है। अब देखो, अगर आपसे कोई कहने लगे भाई मी तो कह रहा है कि सारे रंग बराबर मात्रा में बिखरेंगे, और रेले कह रहा है जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, कौन सही है? याद रखना दोनों सही है। जिन बच्चों को मी स्कैटरिंग नहीं पता वो सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। उन्हें लगता है कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। ये बात सही है, लेकिन कब? अगर लाइट छोटे, जब लाइट ऐसे कणों से गुजरे जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के जैसा हो। लेकिन यह बात भी सही है कि सारे कलर बराबर भी बिखर सकते हैं। अगर लाइट ऐसे पार्टिकल के बीच से गुजरे जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो तो फिर मी स्कैटरिंग वैलिड है। तो पेपर में पढ़ लेना कि वो रेले स्कैटरिंग पूछ रहा है कि मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग में सारे कलर बराबर बिखरेंगे, कण बड़े साइज के होंगे। रेले स्कैटरिंग में कण छोटे होंगे, पार्टिकल छोटे साइज का होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो रंग ज्यादा मात्रा में बिखरेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर हम व्हाइट कहेंगे तो समझ जाना कि वहां पर सारे कलर बिखर रहे होंगे, वहां पर मी स्कैटरिंग काम कर रही होगी। और जहां पर नीला या लाल की बात हो रही होगी वहां रेले स्कैटरिंग काम कर रही होगी कि वातावरण में लाइट गई तो कौन से कलर बिखर रहे हैं ज्यादा? नीले रंग, क्योंकि वेवलेंथ कम है उनकी। सूर्य सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई दे रहा, वो भी आप समझ गए, क्योंकि सुबह शाम को सूर्य का प्रकाश ही हमारी आंख तक पहुंच पा रहा, बाकी रंग तो बिखर गए। अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा है? काला, कभी नहीं भूल सकते। ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का, ये भी हमेशा याद रहेगा। धरती के ऊपर से एटमोस्फेयर हटा दें तो भी आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गोपाल क्या लिख रहे हैं? एल्पिंग ग्लो क्या है? पता नहीं भैया क्या लिख दिया आपने। जगह साहब रहना सो क्या? नहीं। अच्छा देखो, जितने हमने आज बातें पढ़ी ना, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने को, दोबारा सुनो। ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे नहीं रहेंगे? कि आकाश नीला क्यों दिखता है, सूर्य लाल क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, बादल सफेद क्यों दिखते हैं, सबका आंसर स्कैटरिंग। बस जहां सफेद आ जाए तो मी स्कैटरिंग, बाकी जगह रेले स्कैटरिंग। उसके अलावा अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग, वो भी ध्यान रहेगा। दूसरा, उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि मी स्कैटरिंग की कंडीशन क्या है कि लाइट बड़े पार्टिकल से गुजरे। ये मुझे कह रहा है सीजल 2020 में आया है, एल एलपेन ग्लो, एलपेन ग्लो, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। एलपेन ग्लो क्या है सर? पता नहीं किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे से रिलेटेड है तो देखना पड़ेगा एल्पेन ग्लो क्या है। हाँ चले, ओके बात समझ में क्लियर? चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा कल आपके साथ मेरी क्लास नहीं है, परसों क्लास हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं है, ठीक है। तो आप इसे रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसे खत्म करेंगे। और कल की क्लास में जरूर, आज वो मैंने जो बताया ना आपको एग्जाम वाली प्रैक्टिस ऑफ फ्री सबके लिए होता है, कैरेबिल वालों के लिए, उस पर इसी चैप्टर के ही क्वेश्चन हो रहे हैं, वो जरूर कर लेना। कल सुबह 9 बजे भी क्लास है मेरी, कल सुबह 9 बजे आ जाना। और ये भी ठीक है। मनोज कह रहे हैं नॉर्थ पोल पे ग्रीन कलर इन स्काई, सही कह रहे हैं, ये कैसा फिनोमिना होता है? ये बहुत पहले भी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से ये। हो सकता है ये ऐसा कुछ हो। ठीक है, आज भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कह रहा है जी मजा आ गया, सारी बातें याद रखनी है, और कितनी याद है वो आपको कल प्रैक्टिस सेटअप पता चल जाएगा सुबह 9 बजे। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।